अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब चूँकि हम ऐसे मोड़ पर आन खड़े हुए हैं कि जहाँ से आगे मंजिल का तयन बहुत ज़रूरी है। फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। सूरह नूर की एक आयत से इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युज़ी'ु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। तर्जुमा। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। कायनात में उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चिराग रखा हुआ हो, चिराग एक फानूस में हो। फानूस का हाल यह है कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ सितारा, और वो चिराग जैतून के एक ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जो ना शर्की हो ना गरबी, जिसका तेल आप ही आप भड़कता पड़ता हो, चाहे आग उसको ना लगे। इस तरह रोशनी पर रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा हो गए हों। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। वो लोगों को मिसाल से बात समझाता है। वो हर चीज से खूब वाकिफ है। अब चूंकि हम तारीख के ऐसे दहाने पर आकर खड़े हो गए हैं कि जहां से आगे मंजिल का तयन करना नहायत ज़रूरी अमर है, और ऐसी सूरत में तारीख गवाह है कि जब जब भी ऐसी सूरत पेश आई तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम सबसे पहले मुरव्वजा तरीक़ाकार को ज़रा देखते हैं। आइए हम ट्रायल एंड एरर मेथड को विज़िट करें और इसके बाद हम बरकत की तरफ जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाली नशिस्त में हम अपने मकसद को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आपका मकसद इस कदर बड़ा हो तो बरकत होना बहुत ज़रूरी अमर है। तो इसके बाद इस मुरव्वजा तरीक़ाकार को समझने के बाद हम सूरह वाक़िया की तिलावत मुलाहिज़ा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से बल्कि काफ़ी हफ्तों से ये वाली नशिस्त हर वीक में चलती है। तो इस नशिस्त का जो मकसद है वो बेसिकली, अगर आप में से किस लोग जानते हों तो वो अगर इस टर्म को जानते हों, टेम्पो, ये टर्म यूज़ होती है, ये म्यूज़िक में भी यूज़ होती है जी, म्यूज़िक में यूज़ होती है। इसका यूनिट होता है बीट्स पर मिनट्स। टेम्पो टेम्पो असल में दफ़ कभी बजती हुई देखी है? वो जो बजती है, हर जो थाप है
वो एक मिनट में कितनी दफ़ा थाप बजती है, उसको बीट्स पर मिनट कह देते हैं। यानी कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद वो दोबारा बजनी है, वो चीज़ आपकी टेम्पो जो है बनाती है। टेम्पो ये जो सर पिछले 2-3 हफ्ते से या उससे ज़्यादा हफ्ते से बेसिकली आके मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं, वो असल में टेम्पो असल मकसद उसका क्या है कि इस सारी क्लास, ये जो टीचर्स की क्लास मेरे सामने बैठी हुई है, ये दोबारा से मोटिवेट हों और उस टेम्पो की उस लहर के साथ चलें। अगर आप टेम्पो से हट के गायकी को गाने की कोशिश करें या किसी गाने को गाने की कोशिश करें तो वो फिर बेढंगा हो जाता है, ठीक है। तो ये टेम्पो जो है ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो लोग आज छुट्टी पर हैं उनका यहाँ पे हाज़िर होना और सैटरडे के सैटरडे इस टेम्पो को दोबारा से जगाना, ये बहुत ज़रूरी है एक टीचर की लाइफ के अंदर। अगर वो मोटिवेटेड रहना चाहता है और टुवर्ड्स और फोकस्ड रहना चाहता है, नस्बुलैन उसके सामने हो, उसके सामने मकसद हो, तो उसको टेम्पो के साथ चलना पड़ेगा। ये बात। अब आ गई रिवीजन की बात। रिवीजन जो है वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी और सबसे, जिसको कह लें कि सबसे इम्पोर्टेंट, पैरामाउंट इम्पोर्टेंस वाली जो चीज़ है, दैट इज़ रिवीजन। ये जो अभी आपके सामने अगले हफ्ते से जो नवंबर शुरू हो जाएगा, वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ इन द हिस्ट्री ऑफ एवरी स्कूल कंसीडर किया जाता है। जो जिनकी टर्म जनवरी से दिसंबर चलती है, उनके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट मंथ कौन सा है? नवंबर का। नवंबर के मंथ में आप लोगों ने किस तरह से रिवीजन करवानी है, वो तो आप लोगों को जो मतलब टीचर्स हैं वो आपको बता देंगे। जो रिवीजन टेस्ट आपने बनाए वो सारे मलहूज़े खातिर रखने हैं। और पहले अगर आप नॉलेज ओरिएंटेड चल रहे थे तो अब आपने कोशिश करनी है पेपर ओरिएंटेड उसकी तैयारी करवाने की। ये तो पहले बातें जो हो चुकी हैं। अब रिवीजन के अंदर सबसे जो देखने वाली चीज़ है वो है, ये मैंने मेथड एक ड्रॉ किया है। अगर किसी भी हाइपोथेसिस ने, किसी भी आपने साइंटिफिक तरीका तो सारों ने पढ़ा होगा। साइंसी तरीकाकार में एक हाइपोथेसिस होता है, उसको क्या कहते हैं उर्दू में? मफरूज़ा, ठीक है। मफरूज़े को एक थ्योरी और फिर लॉ बनने में जो एक्सपेरिमेंटेशन का अमल होता है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड? ट्रायल एंड एरर मेथड। ये सबसे, नवंबर जो है, नवंबर एक ऐसा मंथ है जिसके अंदर ट्रायल बंदा करेगा, एरर करेगा, लेकिन उससे सीखेगा। ट्रायल करेगा, एरर करेगा, उससे सीखेगा, यहाँ तक कि वो सही सोल्यूशन तक पहुँच जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक दो बता देता हूँ। पार्टिसिपेंट इस ट्रायल एंड एरर मेथड में, पार्टिसिपेंट जो हमारे पास हैं या रिसर्चर जो हमारे पास हैं वो आप सब हैं, आप सब टीचर्स हैं, ठीक है। आप लोग एक आइडिया को जनरेट, एक टैक्टिक आप लोगों ने टैक्टिक बनाया कि हम बच्चों को इस तरह करके मैं रिवीजन टेस्ट लूँगी, ठीक है। ये आपका टैक्टिक हो गया, आपका मेथड हो गया, ठीक है। इस मेथड को आपने ट्रायल में लेके आए और एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म किया, यानी वो टेस्ट लेके देखा। अब वो टेस्ट जब ये एवेलुएटिंग आप अपने ट्रायल की करेंगे, ये जो अभी टेस्ट होने जा रहे हैं नवंबर के महीने में, ये आप टेस्ट लेंगे ताकि वो बड़े टेस्ट के लिए तैयार हों। ये वो वाले टेस्ट नहीं हैं जो एनुअल में होने हैं, ये वो टेस्ट हैं जो ट्रायल एंड एरर में चलने हैं। तो आप इसमें एक्शन लेंगे और इंशाल्लाह आप अपने एरर ट्रायल उससे सीखेंगे कि किस उनको एवेलुएट करेंगे। अगर तो वो कहीं पे भी आपको लगे कि मुझे अपने तरीक़ाकार को बदलने की ज़रूरत है, तरीक़ाकार को बदलने की ज़रूरत है या एरर हो रहा है, तो आप दोबारा से एक नया आइडिया या नया टैक्टिक यूटिलाइज़ करेंगे
दोबारा से अपनी रिवीजन का तरीका अगले चैप्टर के अंदर बदलेंगे, ताकि वो वाली गलतियाँ जो आप बच्चे को सिखाना चाह रहे थे कि उस चैप्टर में, हर चैप्टर के शुरू में ना SLOs लिखे होते हैं, तो SLOs ही ऐसी चीज़ है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, वो ही ऐसी चीज़ है जो कि इवेलुएट की जाएगी इस पूरे मेथड के अंदर, जो दिसंबर टेस्ट के अंदर वही चीज़, उसी के मुताबिक हम पेपर्स जो हैं वो बना रहे हैं। क्या चीज़ चेक होनी है? SLOs आपने कितने फुलफिल कर दिए। स्टूडेंट वुड बी एबल टू डू दिस एंड दैट, वो जो चीज़ें हैं वो आपकी चेक होने जा रही हैं। तो उसके लिए आपके पास बेस्ट टाइम कौन सा है? नवंबर का है। नवंबर आप रिवीजन टेस्ट लें, लेकिन जो कुछ चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखें वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पहली चीज़, मैंने कुछ क्लासेस को देखा, उसके अंदर चाहे वो उर्दू का सब्जेक्ट हो या इस्लामियात का सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। पहले नंबर पे ये वाली बात जो है ये अपने साथ लिख लें कि हर सब्जेक्ट की रिवीजन एज इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस है जितनी साइंस की इम्पोर्टेंस है। जितनी साइंस की रिवीजन की इम्पोर्टेंस है उतनी ही हर सब्जेक्ट के रिवीजन इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, वर्क पेजेस मैंने देखे फर्दन, उसमें से कुछ सवाल आपने छोड़े हुए हैं जो नहीं करवाए या जो मुश्किल सवाल आते हैं, तो वो सवालात भी, या क्रिएटिव राइटिंग या सेल्फ राइटिंग से रिलेटेड जो सवालात थे उसके ऊपर टीचर ने इतना फोकस नहीं किया। तो अब आपने कोशिश करनी है ड्यूरिंग रिवीजन आप उन सवालात को ज़्यादा फोकस करें जहाँ पे बच्चे फंसते हैं, जहाँ पे आप लोग फंस चुके थे और आप लोग नहीं करा पाए थे, उन सवालात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और उनको ज़रूर करवाएं, ताकि कोई भी चीज़, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड कब हो सकता है? जब कोई भी चीज़ आपने पूरे चैप्टर में से छोड़ी ना हो, बल्कि आपने सारी, मतलब ये समझें कि आपके पास बुक आई है, चाहे वो अभी आपको डेजिग्नेट किया गया वो उस क्लास को, या चाहे आप पहले से ले रहे हो, आप ये समझ के पढ़ाएं कि मैं आई हूँ, ठीक है, वो मैंने नए तरीके से अब एक दफ़ा दोबारा से बुक्स के अंदर से गो थ्रू करवाना है बच्चे को। हर बच्चे के ऊपर फोकस करें और देखें, अपने ये ट्रायल और एरर मेथड से चेक करने की कोशिश करें कि किस तरह बच्चे को ज़्यादा समझ आती है, ठीक है। अगर एक तरह से नहीं आती तो दूसरी तरह से आएँ, अगर दूसरी तरह से नहीं आती तो तीसरी तरह आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसको लगे रहें और इसके ऊपर फोकस्ड रहें। इंशाल्लाह ये जो रिवीजन का मंथ होगा वो बाइसे रहमत होगा। और अगर आप लोग रिवीजन के मंथ में टेम्पो नहीं बरकरार रख पाएंगे, सारे विंग्स साथ नहीं चल पाएंगे, साइनर्जी नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तो फिर आप लोग मतलब ऐसे साइकिल में फंस सकते हैं कि जिसकी वजह से, जो पहले अभी सर नुसरत बता के हटे हैं, कि ये वाला मंथ आपकी तनज़्ज़ुली की तरफ को भी जाता है, ठीक है। बजाय इसके कि आप रेपुटेशन को उस तरफ को लेके जाएं, आपको टेम्पो के साथ चलना है, हर चीज़ के ऊपर फोकस करना है। सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर फोकस होना चाहिए, वो चाहे चैप्टर्स के अंदर हैं, डू यू नो इन्फॉर्मेशन के अंदर हैं, पॉइंट टू पॉइंटर इन्फॉर्मेशन के अंदर हैं, कोई एक्टिविटी है, ठीक है, या आपका वर्क पेज है, कॉम्प्रीहेंशन है, या आपका की पॉइंट्स हैं। इन सारों के अंदर आपने ज़रूर ये कम अज़ कम वो चीज़ें हैं जो एक क्या कहते हैं, एक वैल्यू होती है कि यहाँ तक हर बच्चे को ज़रूर पहुँचना चाहिए। ये कम अज़ कम चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर करवानी है। जहाँ तक बात है छोटी क्लासेस की, तो वो एक तो पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, जो कि मैं देखता हूँ हमारा फ़र्क है। आप लोगों की पेपर प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है, यानी हर सवाल जो एक बंदा चेक करने वाला है, ये सारा काम आपने रिवीजन टेस्ट के दौरान करना है। रिवीजन टेस्ट के अंदर अगर आप वो सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर लेंगे, बच्चे को प्रेजेंटेशन के ऊपर बता देंगे, हर सवाल अलग-अलग आराम से नज़र आता हो, जितना वो एग्ज़ामिनर के लिए आसानी से नज़र आएगा, चेक करना आसान होगा, उतना ही वो ज़्यादा नंबर देगा आपको। तो ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और इंशाल्लाह रिवीजन करवाएं, भरपूर तरीके से करवाएं। उसमें अल्लाह ताला
बरकत डालेगा। लेकिन अगर आप इसको टेम्पो से बाहर निकलते हैं तो फिर देखें, फिर पहले भी हम ये कर चुके हैं और उससे क्या सीखा। एक मुसलमान वही है, एक सुराख से 2 दफ़ा ना डसा जाए और हर दफ़ा उसका आने वाला कल जो है गुजरे हुए कल से बेहतर बेहतर हो। ये 2 जो फिनोमेनाज हैं ये अपनी लाइफ का बना लें तो इंशाल्लाह आप इस पूरे मेथड से सीख सकेंगे। दैट्स इट। जी सर। मुझे कोई बुक देना इसकी ना, कोई दे दो बुक ना, तीसरी चौथी की 2 छोटी क्लास की दे दो।